नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में एक दिलचस्प बात कही। कहा कि ये A1 का दौर है। A1 AI यानी कि अमेरिका और इंडिया। दरअसल ये AI एक प्रतीक भी है कि भारत और अमेरिका तकनीक के क्षेत्र में एक साझा छलांग लगाने को तैयार हैं। सच तो ये है कि प्रधानमंत्री का यह अमेरिका दौरा सबसे ज्यादा तकनीकी समझौते लेकर आया है। ऐसे समझौते जिनका असर भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी पर भी पड़ेगा और भारत के विकास पर भी। भारत में फाइटर जेट इंजन बनाने पर सहमति हुई है। सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में अहम निवेश और भागीदारी और अंतरिक्ष में साझा अभियान इस दौरे के वो अहम पहलू हैं जिन पर अलग से बात करने की जरूरत है। तो अगले 1 घंटे में तकनीक से जुड़े इन अहम समझौतों पर बात होगी, लेकिन पहले सुनते हैं AI को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा। In the past few years, there have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. H1B वीजा नवीकरण यानी रिन्यूअल के नियम बदलेंगे। H1B रिन्यूअल अमेरिका में ही हो सकेगा। इसके लिए देश लौटने की जरूरत नहीं होगी। भारतीय H1B वीजा के सबसे सक्रिय इस्तेमाल करने वालों में से हैं। 2022 में अमेरिका ने 4,42,000 H1B वीजा दिए थे। इनमें 73% भारतीयों को ही ये वीजा मिले। बीच में अमेरिका के वीजा नियम सख्त हो गए थे। अब नए नियमों से भारतीयों को राहत जरूर मिलेगी। और इसी मुद्दे पर और ज्यादा चर्चा और इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ अमेरिका से जुड़ रहे हैं अजय जैन भुतौरिया, जो भारतीय समुदाय में नेता हैं और साथ ही इंडो अमेरिकन कम्युनिटी लीडर हैं। नेशनल फाइनेंस कमेटी के वो लीडर रहे हैं और बाइडेन फॉर प्रेसिडेंट 2020 के वो अहम मेंबर भी रहे हैं। तो अजय, ये जब खबर आप सुन रहे हैं तो भारतीय वर्कफोर्स के लिए कितनी बड़ी राहत की खबर है ये? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आई ऑल्सो वर्क ऑन प्रेसिडेंट्स एडवाइजरी कमीशन फॉर एशियन अमेरिकन पैसिफिक आइलैंडर कमीशन। उस कमीशन में इमिग्रेशन सब कमेटी में ये प्रपोजल मैंने आज से 6 महीने पहले रखा था कि H1B वीजा जब एक्सपायर होता है तो लोगों को इंडिया और अपने देश जाना पड़ता है उसकी रिन्यूअल करने के लिए। इससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। वहां पे जाके लोग काफी अटक जाते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिलते हैं, लोग जा नहीं पाते हैं। इवन पेरेंट्स अगर सिक हैं इंडिया में तब भी लोग नहीं आते हैं ये देख के कि कहीं अटक नहीं जाए। तो मैंने ये रिकमेंडेशन किया था प्रेसिडेंट को थ्रू द कमीशन, और कमीशन ने इसको अप्रूव करके भेजा था कि ये जो H1 वीजा है वो रिन्यूअल यूएस में हो। तो इसको स्टेट डिपार्टमेंट ने और USCIS ने इसको अप्रूव किया था। एंड आई एम ग्लेड कि ये अब इस समर से ये रिन्यूअल जो है यूएस में होगा। इसका मतलब ये है कि जब आपको H1 वीजा एक्सपायर हो रहा है तो आपको इंडिया जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे बाय मेल और जो प्रोसेस है उसको भेजेंगे और इससे बहुत रिलीफ मिलेगी जो इंडियन H1 वीजा पे है। इसके अलावा जो और डिफिकल्टीज और चैलेंजेस है H1 वालों को, वो है कि जब अभी रिसेंटली बहुत सारे ले ऑफ और टर्मिनेशन हुए थे तो उन टर्मिनेशन में आपको 60 डेज के भीतर कंट्री को छोड़ना नई जॉब ढूंढनी है और नया H1 ट्रांसफर करना, अदरवाइज आपको कंट्री को छोड़ना पड़ेगा। तो ये 60 डेज में इन अभी जो इकोनॉमी की कंडीशन थी थोड़े दिन पहले, अब तो बेटर है, तो उसमें 60 डेज में नया जॉब मिलना मुश्किल था। तो हमने रिकमेंडेशन करी थी कमीशन के थ्रू कि आप इसको 60 डेज की बजाय 180 डेज करिए, चेंज करिए, ताकि लोगों को 180 डेज में दे कैन फाइंड दैट जॉब। अदरवाइज लोगों को तकलीफ होती है, दे हैव टू सेल देयर हाउसेज
अगर बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनको वहां से निकालना पड़ता है, बच्चे कॉलेज जाने वाले हैं तो उनका भी लाइफ डिस्टर्ब होता है, बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं। तो जब हमने ये कहा कि जब आपने H1B वीजा दिया है और यहाँ पे जॉब करने की अपॉर्चुनिटी दी है तो इनको लाइफ को डिग्निटी मिलनी चाहिए एंड दे हैव टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी। तो ये अभी रिकमेंडेशन अभी भी प्रोसेस में है, लेकिन अभी मोस्ट रिसेंटली USCIS ने एक नया अनाउंसमेंट किया है, उसमें कहा है कि अगर आपकी ऐसी कंपेलिंग सिचुएशन है जहाँ पे आपका जॉब का टर्मिनेशन हो गया H1 पे और आपको घर बेचना पड़ रहा है या और है, तो ऐसी सिचुएशन को आप डॉक्यूमेंट करके सबमिट करेंगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन कार्ड, EAD कार्ड बोलते हैं, वो मिल जाएगा। तो यू कैन वर्क फॉर एनी एम्प्लॉयर, यू डोंट हैव टू लीव द कंट्री। तो ये बहुत बड़ी रिलीफ है। तो ऐसे काफी नए चेंजेस आ रहे हैं जो H1 वालों को और ग्रीन कार्ड बैकलॉग के लिए बेनिफिट होंगे। जी अजय, जो नए काउंसलेट्स खुलने की भी घोषणा की गई है, जो डिसीजंस लिए गए हैं, क्या इससे भी थोड़ी राहत और बढ़ेगी क्योंकि नए शहरों में काउंसलेट्स अब खुलेंगे? बिल्कुल। अभी देखिए, जब कोविड का टाइम हुआ था तो वीजा बैकलॉग और वीजा अपॉइंटमेंट के लिए करीब वेट पीरियड जो है 720 डेज से 800 डेज का हो गया था। उसके बाद में अभी रिड्यूस होते होते ये 4 to 6 वीक्स या 3 वीक्स है वीजा अपॉइंटमेंट है। अब जब नए काउंसलेट खुलेंगे अहमदाबाद और वहाँ पे नए काउंसलेट दो नए काउंसलेट खुलेंगे तो ये लोड जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा और उनकी नई वर्क फोर्स होगी तो प्रोसेसिंग फास्टर होगा, तो लोगों को अपॉइंटमेंट मिलने में इजी होगा। तो लोग यहाँ पे पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रैवल के लिए जो आना चाहते हैं, दैट विल बी मच फास्टर। तो आप कह रहे हैं कि 3 नई चीजें हुई हैं जिससे लोगों को थोड़ा आराम मिलेगा। आप पहला ये कि देश लौटने की जरूरत नहीं है, रिन्यू कराना है अगर आपको वीजा, और अगर आप की नौकरी चली गई है तो आपको कुछ वक्त दिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि 60 दिनों का वक्त दिया जाएगा और नए शहरों में भी काउंसलेट खुलेंगे तो इससे भी राहत मिलेगी। ये 3 नई चीजें इस बार हुई हैं। दो नई चीजें, एक तो H1B वीजा स्टैंपिंग आप US में हो जाएगा, दूसरा आपको एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन कार्ड जो है कंपेलिंग रीजन में वो मिल सकता है अगर आपको जॉब गई है तो, और तीसरा जो है 60 डेज को एक्सटेंड करके 180 डेज किया जाए, वो अभी भी इन प्रोसेस है, उसको अभी अनाउंस नहीं हुआ है। जी, और साथ ही जो आप कह रहे थे कि जो नए शहर जुड़ेंगे अब वीजा जो ऑथराइज होंगे वो कॉन्सुलेट्स देने के लिए, वो भी बड़ी बात होगी भारतीय वर्कफोर्स के लिए। बहुत शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक तरह से इस ट्रिप से, प्रधानमंत्री के इस ट्रिप से ये बड़ी राहत की खबर आई है H1B वीजा को लेकर। और भी कई अहम समझौते हुए हैं और स्पेस डील को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया। भारत और अमेरिका के बीच स्पेस प्रोग्राम को लेकर कुछ खास समझौते हुए हैं, तो इस ब्रेक के बाद उस पर भी नजर। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर खास पेशकश। भारत और अमेरिका ने स्पेस प्रोग्राम को लेकर भी बहुत सारे खास समझौते किए हैं, जिसके मुताबिक नासा और इसरो का साझा अभियान अब चलेगा। 2024 में एक साझा अंतरिक्ष मिशन की भी तैयारी होगी। भारतीय नागरिक अंतरिक्ष स्टेशन जाएंगे। भारत ने आर्टेमिस अकॉर्ड्स पर दस्तखत भी किए हैं। 23 देशों के समूह में शामिल हुआ भारत, जिन्होंने इस अकॉर्ड पर दस्तखत किए हुए हैं। 2025 तक चांद पर लौटने का अभियान भी होगा। तो ये बहुत बड़ा ऐलान है भारत और अमेरिका के बीच। इसी पर चर्चा करने के लिए पल्लव बागला, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और साथ ही अंकुश सबरवाल हैं, फाउंडर CEO को रोवर के। अंकुश के पास कुछ ही पलों में चलेंगे जब टेक के क्षेत्र में, IT के क्षेत्र में जो समझौते हुए हैं उसका क्या असर वो भारतीय बाजार पर देख रहे हैं, इस पर चर्चा अंकुश के साथ सीधे होगी कुछ ही देर में। पल्लव से शुरू करते हैं। पल्लव, राकेश शर्मा गए थे अंतरिक्ष, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि इस मिशन में अगला भारतीय होगा, कुछ ही महीनों की बात है। देखिए, जैसा जो बाइडेन साहब ने, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने अनाउंस किया कि 2024 में एक भारतीय को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजने की तैयारी है,
तो उनकी बात को मानना चाहिए कि 2024 में हो जाएगा। और हमें समझने की जरूरत है, ये बहुत ऑप्टिक्स की बात है। दोनों अमेरिका और इंडिया दोनों अगले साल इलेक्शन में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों को एक अच्छा मौका मिला दोस्ती को आगे बढ़ाने का। और एक अंतरिक्ष में अगर भारतीय जाएगा तो भारत के लिए भी गर्व की बात है और अमेरिका के लिए भी गर्व की बात है। इसकी चर्चा तो बहुत समय से चल रही थी और नासा वाले बहुत समय से कहते आ रहे थे कि एक इंडियन को भेजा जाए, लेकिन मुद्दे की बात थी कि भेजना बड़ा महंगा है। जी, ये बताइए, 2024 की बात हो रही है इस मिशन के लिए, लेकिन हमारी तैयारी है, हमारे एस्ट्रोनॉट्स रेडी हैं, ट्रेनिंग हो रही है कि हम तैयार हैं कि हम जा सकते हैं नासा के साथ? देखिए, भारत का एक गगनयान प्रोग्राम है जिसमें कि भारतीय धरती से भारतीय रॉकेट पे एक भारतीय को भेजने की बात है। उसके लिए 4 एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं। वो इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट हैं, इलीट टेस्ट पायलट्स हैं। उसका एस्ट्रोनॉट कोर हमारे पास है। उनकी ट्रेनिंग रशियन सोयूज पे प्रोग्राम के तहत रशियन मिशंस पे हुई है। अगर उनमें से कोई चूज किया जाता है तो वो तो फिटनेस के तौर पे अच्छे हैं ही, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई नया एस्ट्रोनॉट चुने। और पिछला जो 4 एस्ट्रोनॉट थे वो सारे आदमी थे। अब मेरे को उम्मीद है कि अगर नया चुना जाए तो कहीं ना कहीं हम एक भारतीय नारी को अंतरिक्ष में भेज सकें, तो उसकी भी बड़ी उम्मीद जागी है। मेरी बड़ी इच्छा है, पर्सनली बहुत सालों से मैं लिखता आया हूं कि पहली एस्ट्रोनॉट इंडिया की अंतरिक्ष में जाने वाली कोई नारी हो। तो हो सकता है, देखिए मुमकिन सब चीज है, 6-8 महीने का टाइम है, उसके अंदर ट्रेनिंग हो सकती है। तो आप कह रहे हैं कि अगर नया नाम भी जुड़ता है इस मिशन के लिए भारत की तरफ से, तो ट्रेनिंग के लिए बहुत वक्त है अभी? हाँ, देखिए आजकल तो टूरिस्ट भी जाते हैं अंतरिक्ष में, तो ट्रेनिंग करके हमारे यहाँ से कोई ना कोई अच्छा सज्जन एक व्यक्ति चूज किया जा सकता है। और हमारे पास बहुत तादाद में एक्सपर्ट्स हैं, इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स हैं, अब तो लेडी पायलट्स भी हैं। टेस्ट पायलट नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन लेडी पायलट्स हैं, फाइटर पायलट्स हैं। कोई ना कोई उसमें से चूज हो सकता है। जो अंतरिक्ष में जाना है, कुछ विज्ञान करेंगे, वापस आएंगे, आके बताएंगे हमको सारे जहां से अच्छा। जैसे राकेश शर्मा ने बताया था, वो पहले भारत के अंतरिक्ष योगी थे। 1984 में उन्होंने अंतरिक्ष में जाके योग किया था। अब प्रधानमंत्री योग के बारे में बहुत चर्चा करते हैं। तो अगर स्पेस स्टेशन पे जाते हैं तो कुछ विज्ञान भी होगा, और मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं योग की बात जरूर आएगी, होगी। पर एक आखिरी सवाल, जब इसरो चंद्रयान मंगलयान पर काम कर रहा था, इतने जोर शोर से बात हो रही थी कि हम नासा को टक्कर दे रहे हैं, तो ऐसे में ये इसरो के लिए इंडिविजुअली क्या एक कामयाबी है या फिर इट्स जस्ट अनदर अलाइनमेंट और जो साथ काम करने की बात है? नहीं, देखिए हिंदुस्तान ने, भारत ने हरदम कहा है कि हमारे पास अपनी इंडिपेंडेंट स्पेस में जाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो रॉकेट हमारे पास हरदम होंगे और वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है अंतरिक्ष में भेजने के लिए किसी भी एक भारतीय को। वो गगनयान का प्रोग्राम जो है वो चलेगा अपनी जगह। मैं अभी अभी प्रधानमंत्री कार्यालय में डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिलकर आ रहा हूं, जो कि अंतरिक्ष विभाग के मंत्री भी हैं। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि गगनयान प्रोग्राम अपनी जगह चलेगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। उसमें उम्मीद है अगर सारे टेस्ट हो जाते हैं तो 2024 में श्रीहरिकोटा से किसी भारतीय को भेजा जा सके। लेकिन उसमें देखिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, टाइम लग सकता है, लेकिन अमेरिका के साथ साझा करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एक एस्ट्रोनॉट भेजना वो तो मुमकिन है, हो सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इसे समझाने के लिए, पल्लव, स्टूडियो में आने के लिए। तो राकेश शर्मा के बाद एक और एस्ट्रोनॉट भारत की तरफ से होगा जो मोटिवेट करेगा इस जनरेशन को। राकेश शर्मा के बाद बहुत लंबा इंतजार भारत को करना पड़ा है अपना एक कोई नागरिक स्पेस में भेजने के लिए, तो मुमकिन है कि 2024 में ये हमें देखने को मिलेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। भारत और अमेरिका के बीच तकनीक के क्षेत्र में हुए समझौतों के बारे में होगी चर्चा। आप देख रहे हैं 5 की बात, जिसमें है खास कवरेज भारत अमेरिका के नए रिश्तों पर।
टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कल कई अहम समझौते किए गए। इसे भविष्य की टेक पार्टनरशिप भी कहा जा रहा है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान अंकुश सब्बरवाल, फाउंडर और सीईओ कोरोवर। बहुत शुक्रिया अंकुश, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। लेकिन जो अहम फैसले लिए गए हैं, चाहे जनरल इलेक्ट्रिक और एचएएल के बीच जेट मैन्युफैक्चर करने की बात हो, माइक्रोन टेक्नोलॉजी की सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर करने की बात हो, तो ये क्या आज तक के इतिहास में, आज तक के आईटी सेक्टर के इतिहास में या फिर बाजार के इतिहास में ये अहम समझौतों के तौर पर देखा जाएगा? भारतीय बाजार के लिए बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल, मैं थोड़ा एज ए टेक्नोलॉजिस्ट बोलूंगा। सबको पता है कि जो टैलेंट है वो इंडिया में है सॉफ्टवेयर का, राइट। और जनरली अगर आप देखें तो पहले इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज सॉफ्टवेयर बनाती थी वेस्टर्न कंपनीज के लिए, राइट। तो अब आई थिंक वी आर रेडी, एज वी नो अराउंड 800 मिलियन यूजर्स, सिटीजन्स के पास इंटरनेट है, ऑलमोस्ट सभी के पास मोबाइल फोन। अभी हम हमें डेटा चाहिए, डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, डेटा यूज कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा डिसीजन है जो सेमीकंडक्टर को लेके किया गया है। अब इंडिया टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर में तो ऑलरेडी इज लीडिंग, राइट। आप देख लो कि इंडियन कंपनीज आर लीडिंग एंड इंडियंस आर लीडिंग इवन द ग्लोबल कंपनीज, आई थिंक। लेकिन उसको एक बड़े स्केल में ले जाने के लिए हमें हार्डवेयर की भी जरूरत है। जैसे डेटा सिक्योरिटी की अगर आप बात करें, डेटा प्रोटेक्शन बिल इंडिया में एक लॉ बन के आने वाला है, उसमें होगा कि इंडिया का डेटा इंडिया में ही रहे, राइट। पहले हमने काफी वेस्टर्न कंपनीज की अंकुश, मैं यहाँ टोकूंगी। जैसे मेरे जैसे जो आम दर्शक हैं, जो टेक सैवी नहीं है या टेक को नहीं समझते हैं, अब जब हम चर्चा कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग जो होगी वो इंडिया में होगी अमेरिकी कंपनियों की मदद से, और इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डिजिटल इंडिया के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। तो सेमीकंडक्टर्स आखिर किस तरह से हमारी जिंदगी में असर डालने वाले हैं और ये समझौता क्या करेगा हम लोगों के लिए? बिल्कुल, मैं बताता हूँ। पहले जो डील है उसमें ये है कि जो असेंबली और टेस्टिंग होगी, फैब्रिकेशन अगर इंडिया में अभी नहीं है तो इट्स ओके, लेकिन असेंबली और जो टेस्टिंग अब इंडिया में होगी। अब सेमीकंडक्टर हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर तो हम समझते हैं, राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या हम फेसबुक यूज करते हैं या IRCTC यूज करते हैं, लेकिन वो कहाँ पे चल रहा है? अगर हमारे पास हैंडसेट है, उसमें चिप्स है, अगर हम उसको खोलेंगे तो जो एक चिप रहेगी, माइक्रो प्रोसेसर रहेगा, कंप्यूटर में रहता है या आईपैड में, टैब में या मोबाइल में, तो वो सेमीकंडक्टर से बना है। वो सेमीकंडक्टर बेस्ड चिप्स है जी। वो सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में नहीं, आजकल हर अप्लायंस में है, हर ऑटोमोबाइल में। ऑटोमोबाइल में भी जो डिजिटल ड्रिवन, आजकल ऑलमोस्ट सारी ऑटोमोबाइल जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो डिजिटल ड्रिवन माइक्रो प्रोसेसर रखते हैं उसमें, राइट। जो भी प्रोसेसिंग है वो डिजिटली ड्रिवन है। अप्लायंसेस भी आप देखो, आजकल फ्रिज में एक डिस्प्ले रहता है, वॉशिंग मशीन में भी रहता है। तो सब इंडिया में अगर अब बनेगा, राइट, तो हार्डवेयर भी बढ़ेगा और सॉफ्टवेयर भी ज्यादा यूज होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे पास वी हैव अराउंड 1.3 बिलियन यूजर्स, और हम अपने कस्टमर्स को प्रॉमिस करते हैं कि आपका डेटा इंडिया में ही रहे। एंड इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव फॉर एवरीवन। आप भी शायद विश्वास नहीं करेंगे, हमारे पास वो कमी है। हम तो हार्डवेयर नहीं बनाते, लेकिन हार्डवेयर वेंडर्स भी हमें हार्डवेयर इंडिया में नहीं दे पाते इतना कि हम सारा डेटा इंडिया में स्टोर करें। तो इंडिया में डेटा स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए इंडिया में ये जरूरी है, आप कह रहे हैं, और बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करने की भी घोषणा की गई। तो ऐसे में जो ये समझौते हुए, एक तौर पे एक नजरिया ये भी है कि इसे जियो पॉलिटिक्स जो है, जो चाइना को लेकर एक तरह से उसको रोकने की बात है, उस हिसाब से भी देखा जा रहा है। तो क्या वो एक रोड ब्लॉक अभी हो सकता है आईटी इंडस्ट्री के लिए? अब जियो पॉलिटिकल मैं शायद इतना मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन IT इज फ्री। अगर आप देखो US में जो H1 वीजा और L1 वीजा जो स्पेशली स्किल्ड लोगों को दिया जाता है इंडिया से या बाकी फॉरेन कंट्री से US में जाने का, सो दे आर रिलैक्सिंग दैट एंड ओपनिंग दैट। तो
बाकी कंट्रीज का मुझे नहीं पता, बट आई थिंक दैट द फ्री एक्सचेंज ऑफ टैलेंट इज गोइंग टू हैपन। वो सिर्फ यूएस की कंपनीज को हेल्प नहीं करेगा। अब मोस्टली जो H1 वीजा में लोग जाते थे, अगर आप रिकॉर्ड देख लो, और वही आई थिंक इंडियन कंपनीज के लिए ही लोग ज्यादा H1 L1 वीजा लेके यूएस जाते। अल्टीमेटली अगेन H1 L1 वीजा, सो दो वी आर गोइंग टू द यूएस एंड वर्किंग, बट मोस्टली आप देखो जो इंडिया से जाते थे वो ज्यादा विप्रो, इन्फोसिस, TCS, IBM, एक्सेंचर जैसी कंपनी के लिए जाते थे। तो मुझे लगता है कि आई थिंक ऑल एस्पेक्ट्स दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू फ्री अप द टेक्नोलॉजी एक्सचेंज एंड ट्रेड। तो और एक छोटा सा सवाल, अगर आपका इस पर कुछ नजरिया हो कि क्या इससे जॉब मार्केट भी एक्सपैंड होगा, जो इन्वेस्टमेंट्स आएंगे इधर? तो मुझे लगता है इतना रिलेटेड नहीं है, क्योंकि बात हो रही है कि इंडिया से लोग ज्यादा बाहर जाएंगे, समझ रहे हो? बट इन दैट एस्पेक्ट वीजा को लेके इन्वेस्टमेंट आई थिंक दे आर नॉट लिंक्ड। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, डेटा जैसे मैंने बोला कि इंडिया में ऑलरेडी इतना डेटा है, एवरी कंज्यूमर इज इंटरनेट कंज्यूमर, तो जब इतना इकोनॉमी ग्रो हो रहा है तो इतना डेटा भी ग्रो हो रहा है। जब डेटा ग्रो होता है, यूज केसेस ग्रो होते हैं, यूज केसेस ग्रो होते हैं, कंपनीज बनती हैं तो इंडस्ट्री बनती है, राइट? तो इकोनॉमी फर्दर ग्रो होती है। तो ये साइकिल जब ये रिपीट होगा तो ऑब्वियसली व्हेन एवरीवन ग्रोज द इन्वेस्टमेंट वुड बी रिक्वायर्ड एंड इन्वेस्टमेंट वुड कम। तो वो आ भी रही है। तो जो आई थिंक जो फंडिंग विंटर था, मुझे लगता है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने साइकिल चलने लगी है और चेन है ये, और अल्टीमेटली अच्छी खबर है भारतीयों के लिए भी, चाहे वो अमेरिका में रह रहे भारतीय हों या फिर यहाँ देश के नागरिक। बहुत शुक्रिया अंकुश इस चर्चा के लिए और सरलता से समझाने के लिए। इन समझौतों का क्या असर हम देख रहे हैं IT के क्षेत्र में। शुक्रिया। थैंक यू। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें जारी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को तिरंगे के रंगों से रंग दिया गया है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग उन इमारतों में है जो न्यूयॉर्क की पहचान मानी जाती है।